नमस्ते फार्मासिस्ट दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा चैनल में, जहां पे आरआरबी की तैयारी करने वाले हमारे फार्मासिस्ट दोस्तों के लिए हमने शुरू किया है एमसीक्यू सीरीज। मैं मुकुल सर फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे इसके पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और पांचवा आज का हमारा एमसीक्यू लेक्चर होने वाला है ऑन ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो जैसे हम सबको पता है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के जो बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, उसके अलग अलग डिसीजेस या डिसऑर्डर्स पे एक्ट होने वाले जो ड्रग्स है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज चलो आज के लेक्चर में जानते हैं। तो देखते हैं कंटेंट में आज हम कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले साइकोटिक में से हम लोग एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, ये चैप्टर्स कवर करेंगे। इसी के साथ साथ में एंटी एपिलेप्टिक्स और एनेस्थेटिक ड्रग्स, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के पास। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द एंटी साइकोटिक एज अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। मेटाबोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट टू द actions of these drugs. Haloperidol has a higher systemic bioavailability than the thioridazone and chlorpromazine. Elimination half-lives of these drugs ranges between 3 to 6 hours, and this group of drugs generally has short clinical duration of action. अब बेटा जब बारी आती है एंटी साइकोटिक ड्रग्स की, तो साइकोसिस जो हमें पता है कि ये कोई बहुत सिंपल वाली कंडीशन नहीं रहती। जब भी किसी पेशेंट को साइकोसिस होता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाले जो ड्रग्स है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, उनकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक एक्ट करने वाले ड्रग्स होते हैं। तो इसके अंदर हमें 48 आवर्स से लेके 95 आवर्स तक का जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये देखने के लिए मिलता है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग याद में रखें तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी हमारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, मेटाबोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट टू द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स। अब ये कंडीशन कब होगी? अगर दिया हुआ ड्रग हमारा प्रो ड्रग होगा। और अगर हम लोग एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में प्रो ड्रग एज सच कोई रहता नहीं है, इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको ये जरूरी नहीं है कि हैलोपेरिडोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है या फिर उसका सिस्टमिक अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन जो बाकी बचे ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करने में अगर आप कोई लॉजिक यूज कर सकते हो तो इस आंसर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैलोपेरिडोल हैज द हायर सिस्टमिक अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू थायोरिडाजोन एंड क्लोरप्रोमाजीन। चलो चलते हैं दूसरे ड्रग के पास में, दूसरे क्वेश्चन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक स्पेसिफिकली इन एक्सेस डोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डियक अरिदमिया। अब कार्डियक अरिदमिया इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कर सकता है स्पेसिफिकली इन एक्सेस डोज? अब एक्सेस डोज यानी कि ओवरडोज होना जरूरी है। तो ओवरडोज में क्लोरप्रोमाजिन, क्लोजेपाइन, थायोरिडाजिन या फिर हैलोपेरिडोल, इनमें से एग्जैक्टली कौन सा ड्रग है जो कि कार्डियक एरिथमियास कॉज कर सकता है? ओके, चलो देखते हैं इन सब के स्पेसिफिक ओवरडोज के इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। क्लोरप्रोमाजिन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स दिखाएगा, जहां पे सीजर्स होने के चांसेस रहेंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल यानी कि जो हमारा एपिलेप्सी होता है उसके जैसे कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्लोजेपाइन एक सीवियर सिडेशन देता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंटिन्यूसली बहुत लंबे ड्यूरेशन तक और बहुत ज्यादा डीप स्लीप सो जाता है। थायोरिडाजोन अरिदमिया कॉज कर सकता है, और साथ ही साथ में हैलोपेरिडोल जो है ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है। अब जैसे कि हम सबको पता है, हर एक ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स रहेंगे, कभी भी एक ड्रग को सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, या फिर उनके ओवरडोज में जो इफेक्ट आने वाले वो भी सिर्फ एक नहीं रहेगा। तो सारे के सारे जो ड्रग्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्लोरप्रोमाजिन हो, क्लोजेपाइन हो, थायरिडाजोन हो या फिर हैलोपेरिडोल हो, हर एक ड्रग थोड़ी थोड़े लेवल में ही सही कार्डियक अरिथमिया कॉज कर सकता है। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है, तो वी हैव टू सिलेक्ट द ड्रग विच इज हैविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ अरिथमिया। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ग्रेट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। प्लाज्मा लिथियम लेवल्स assuming it's no change in daily lithium dose may become
टॉक्सिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। प्लाज्मा लिथियम लेवल्स, बेसिकली लिथियम यूज कहाँ पे होगा, मैनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है लिथियम बाइकार्बोनेट। ओके, अगर हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि इसका जो डेली डोज है इसमें कोई भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो डेली डोज दिया है पेशेंट को वो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन ये जो डेली डोज है यही टॉक्सिक कब कन्वर्ट होगा, या क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, तो नीचे में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये टॉक्सिक नहीं बनेगा। अब पहली कंडीशन क्या है, प्रेगनेंसी, दूसरा है यूज ऑफ थायराइड्स, तीसरा है डिहाइड्रेशन, एंड फोर्थ इज यूज ऑफ सम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। अगर इसकी गुत्थी सुलझा दो तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। यहां पे क्या दिया है, लिथियम की लेवल्स में बिकम टॉक्सिक, इसका मतलब क्या है, लिथियम टॉक्सिसिटी। ओके, और टॉक्सिसिटी होने के लिए क्या जरूरी होगा, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर फार्माकोडायनामिक्स में कोई ना कोई चेंज हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ थायराइड्स, देन देयर आर चांसेस ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, तो इसमें होगा क्या, डेफिनेटली हो सकता है डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसकी वजह से वाटर लेवल जो है बॉडी की ये कम हो जाएगी। अगर वाटर लेवल कम हो जाएगी तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो है ये भी कम हो जाएगा। अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा तो ड्रग बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी टॉक्सिक इफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। और अगर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं तो ये भी ड्रग ड्रग इंटरैक्शन दिखा सकते हैं। ओके, सो इस प्रकार से ये तीन ऑप्शन जो रहेंगे यहां पे हमें डेफिनेटली टॉक्सिक इफेक्ट में बढ़ती हुई दिख सकती है इन केस ऑफ लिथियम, यानी कि लिथियम या तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन या तो ड्रग टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेशन की वजह से टॉक्सिसिटी यहां पे दिखा सकता है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, वहां पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि लिथियम के फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर फार्माकोडायनामिक्स पे डायरेक्टली कोई अफेक्ट करे। ओके, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी इज द कंडीशन जहां पे कोई भी लिथियम की टॉक्सिसिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी एट द नो चेंज इन डेली डोज लेवल। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर डेली डोज चेंज होगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में भी कोई ना कोई इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, बट द कंडीशन ओवर हियर इज डेली डोज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Option number A, most of these are highly protein bound. Option number B, most fluoxetine is poorly absorbed. Option number C, tricyclics are predominantly excreted unchanged into urine, and plasma half-lives of antidepressant are mostly less than the 10 hours. अब यहाँ पे हमें पता होना क्या जरूरी है कि फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटीडिप्रेसेंट हमारे कंसेप्ट वाइज बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। अब अगर समझो कि आप रट्टा मार के इसको याद तो नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत हम लोग लॉजिक इसके लिए यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हाईली प्रोटीन बाउंड। अगर किसी भी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमें देखना है तो जैसे हम सबको पता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन हो गया या फिर ग्लोबुलिन हो गया, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, राइट। तो कोई भी ड्रग का अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगा तो उसका लिपोफिलिक होना जरूरी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे, ये सीएनएस के अंदर इफेक्ट दिखाएंगे, यानी कि ये ब्रेन में इफेक्ट दिखाएंगे। तो इनका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना जरूरी है, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए भी लिपोफिलिसिटी होना जरूरी है। सो यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि भैया ऑप्शन नंबर ए जो है ये शायद से सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करेंगे, फ्लुओक्सेटिन इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड। अगर ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी डिप्रेसेंट, अगर ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो क्या वो अपनी इफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग सकता है। ट्राइसाइक्लिक आर प्रिडोमिनेटली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इनटू द यूरिन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को कौन से एंजाइम्स रहेंगे वो
ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये बात देखनी है। सेकेंडली, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फिर से ये ब्रेन में भी जाने वाले हैं और ये अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में। थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच कुछ लग सकता है, क्योंकि अगर ड्रग डायरेक्टली ब्रेन में एंटर कर पा रहा है, इसका मतलब ये ड्रग लिपोफिलिक हो गया, और यूरिन में अनचेंज एक्सक्रीट होने के लिए उसको वाटर सोल्यूबल होना भी जरूरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। एंड लास्टली, प्लाज्मा हाफ लाइफ और मोस्टली लेस देन द 10 आवर्स, तो इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या रहता है ये भी हमें पता होना जरूरी है। आइडियली अगर हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देखेंगे तो इनका प्लाज्मा हाफ लाइफ थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट का इनिशिएशन जो होता है, यानी कि जो इफेक्ट शुरू होता है, ये काफी ज्यादा ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो चलो अभी चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज दैट द ड्रग्स आर मोस्टली हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। जो लॉजिक वाइज हमने देखा, सबसे बेस्ट लॉजिक इसी का मैच हो रहा था, तो उसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए। इवन दो आपको हर एक ड्रग का एग्जैक्ट डिटेल स्टडी मालूम नहीं है, फार्माकोकाइनेटिक मालूम नहीं है, बट विद द लिंक ऑफ लॉजिक्स यू कैन कम टू द आंसर। ठीक है, चलो ग्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पोटेंशियली डेंजरस इन द सिंगल ड्रग ओवरडोज। मतलब चार ड्रग्स के नाम यहां पे दिए हैं, मोक्लुबामाइड, पैरोक्सेटिन, सेरटेलिन एंड एमोक्सेपिन। अब इन चार ड्रग्स में से ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि एक्यूट टॉक्सिसिटी दिखाएगा। हम सबको पता है ना, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी हमने देखा है। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है, जब सिंगल डोज दिया जाएगा और सिंगल डोज के बाद में अगर कोई भी ड्रग टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी, राइट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि सिंगल डोज में ही अगर हमने उसको ओवरडोज दे दिया तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। हर ड्रग का ओवरडोज कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन इनमें से किसका सबसे ज्यादा डेंजरस होगा ये हमें देखना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एमोक्सेपिन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मोक्लोबामाइड हो गया, पैरोक्सेटिन हो गया, सर्टेलिन हो गया, इनको अगर सिंगल टाइम पे ओवरडोज भी हम लोग दे देंगे तो इनका थेरापेटिक इफेक्ट ही एक्सटेंडेड दिखेगा, कुछ देर बाद ये अपने आप से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ एमोक्सेपिन ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, लेकिन अगर इसका ओवरडोज हो गया तो इसकी वजह से सीजर्स भी हो सकते हैं। ओके तो डिप्रेशन क्योर होना बाजू रह जाएगा, सीजर्स का नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा इन अ सिंगल डोज ओवरडोज। ओके तो उसकी वजह से करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एमोक्सेपिन। ओके बेटा, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। अब जेंटामाइसिन हो गया, डायजेपाम हो गया, थियोफाइलिन हो गया एंड कार्बामाजेपिन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में एक चीज डिस्कस की थी। ऐसे ड्रग्स जो कि हाईली लिपोफिलिक होंगे, तो वही ड्रग्स जो है ज्यादा से ज्यादा हमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखा सकते हैं। ओके तो अब इनमें से हमें ऐसे ड्रग्स देखने हैं जो कि डायरेक्टली सीएनएस में अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। ओके तो डाइजेपाम हो गया, थियोफाइलिन हो गया, कार्बामाजेपिन हो गया, तीनों ही ड्रग्स है ये डायरेक्टली सीएनएस में जाके अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड। अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाता है। ओके एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइजेपाम। ठीक है, थियोफाइलिन जो है इट शोज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड कार्बामाजेपिन जस्ट शोज मोर देन 50% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बट डाइजेपाम जो है दैट शोज 99% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is contraindicated, that is absolutely contraindicated in the porphyria। अब पोर्फिरिया क्या होता है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। पोर्फिरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे बॉडी के अंदर नेचुरल सब्सटेंस कॉल्ड एज पोर्फेरिन ये तैयार हो जाता है। अब ये पोर्फेरिन क्या करता है, ये हीम के सिंथेसिस में रुकावट डालने का काम करता है। हीम जैसे कि हमें पता है ये आयरन कंटेनिंग
पार्ट होता है हमारे ब्लड का, जो कि हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पोरफेरिन क्या करते हैं, हीम के प्रोडक्शन को हैम्पर कर देते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पोरफीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ोल्पिडेम, क्लोरल हाइड्रेट, बसपायरोन एंड फिनोबार्बिटोन, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पोरफेरिन में, पोरफीरिया में? ओके, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब गलती से भी नहीं देना है। क्या लगता है क्या होगा ऑप्शन? ज़ोल्पिडेम, क्लोरल हाइड्रेट, बसपायरोन या फिर फेनोबार्बिटोन? चलो देखते हैं सही आंसर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिनोबार्बिटोन। अब ये क्यों है? क्योंकि अगर पोरफीरिया के कंडीशन में हमने फिनोबार्बिटोन ले लिया तो इट इज गोइंग टू वर्सन द एक्यूट अटैक्स ऑफ पोरफीरिया। ओके, तो इसमें हीमोग्लोबिन की लेवल बहुत ही सीवियर लेवल पे घटी हुई हमें दिख सकती है अगर पोरफीरिया के कंडीशन में फिनोबार्बिटोन दे दिया तो। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। रिगार्डिंग द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, नीचे दिया गया कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है ये सबसे ज्यादा करेक्ट है या फिर सही है? ऑप्शन नंबर ए, लिग्नोकेन इज ऑल्सो एन एंटी अरिथमिक ऑफ द वगन-विल्मन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप 1A. Option number B, at a normal pH, larger fraction of the local anesthetics in the body fluids will be in the unchanged form. Option number C, local anesthetic agents block the conduction in small myelinated axons prior to the blockade of other axons. And option number 4, the duration of action of procaine will be increased in the presence of liver disease. अब यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा सिंपल वाला लॉजिक लगाना है। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन तो अगर हमें याद नहीं होगा तो हम इसका बता नहीं सकते, सो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट क्लियर, ऐसा फिलहाल के लिए पकड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला है? अगर नॉर्मल पीएच रहेगा तो लोकल एनेस्थेटिक्स का बॉडी फ्लूइड्स में होने वाला कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज फॉर्म जो है ये बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा। अब आइडियली लोकल एनेस्थेटिक्स को हम लोग बॉडी फ्लूइड्स में देते हैं क्या? बहुत ही लिमिटेड देंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स को हम लोग लोकली देंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये थोड़ा बहुत हम लोग कंफ्यूजन में डाल सकते हैं कि इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, द फ्रैक्शन ऑफ एक्शन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन विल बी इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ लिवर डिसीज। अगेन ये लोकल एनेस्थेटिक है तो उसका लिवर के साथ में ज्यादा कॉन्टैक्ट आएगा क्या? एज कंपैरेटिवली बहुत ही कम आएगा। अगर उसको हम लोग सुपरफिशियली लोकली यूज कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन भी जो है हमारा एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लिवर के कांटेक्ट में नहीं जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज बिटवीन ऑप्शन नंबर 1A एंड ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C. So let us see कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, जहां पे लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म दिया है, दे ब्लॉक द कंडक्शन इन स्मॉल माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रायर टू द ब्लॉकेड ऑफ अदर एक्सॉन्स। यानी कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है? माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब क्या? हम सबको पता है कि न्यूरॉन्स के ऊपर जो कवरिंग वाला शीट होता है दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। तो जिस न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट है इन न्यूरॉन्स को हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे। तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर पहले ब्लॉकेड होगा अदर न्यूरॉन्स में, बाद में होगा बाय द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ये है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट, रिगार्डिंग आईवी एनेस्थेटिक्स। अब आईवी एनेस्थेटिक्स के रिलेटेड में नीचे के दिए गए कौन से स्टेटमेंट में से सबसे सही स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। केटामाइन इज एन इंड्यूसिंग एजेंट ऑफ चॉइस ऑफ हेड इंज्योर्ड पेशेंट। Propofol has the slow onset of action. Then etomidate causes hypotension more commonly than the thiopentone. And last option is ideal agent for neuroleptalgia are fentanyl and droperidol. अब इनमें से सही ऑप्शन क्या है? अब आईवी एनेस्थेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे एनेस्थेटिक्स जो कि बहुत ही फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये ड्रग्स क्या है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया क्योंकि इसका स्लो ऑनसेट है। ओके,
स्लो ऑफसेट है, ओके, नॉट ऑनसेट, इट इज स्लो ऑफसेट, मतलब ये बहुत लंबे ड्यूरेशन तक इफेक्ट दिखाएगा और इसका जो इफेक्ट नलीफाई होगा वो बहुत ही ज्यादा स्लोली हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर ए, कीटामाइन इज द इंडक्शन एजेंट फॉर चॉइस ऑफ हेड इंजर्ड पेशेंट। अगर किसी भी पेशेंट को हेड इंजरी होगी तो क्या हम लोग केटामाइन दे सकते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, इटोमिडेट causes the hypotension in more commonly than the thiopentone। अब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि थायोपेंटोन के अंदर हाइपोटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं पेशेंट्स में। ओके, सो कमिंग टू द राइट आंसर, क्या लगता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेयर आइडियल एजेंट फॉर द न्यूरोलेप्टेनल्जेसिया आर फेंटेनिल एंड ड्रोपेरिडोल। अब आपको क्वेश्चन होगा कि यार ये इतना जो खराब वाला वर्ड है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? न्यूरोलेप्टेनल्जेसिया, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर एंड ओपियोइड दैट प्रोड्यूसेस द स्टेट ऑफ प्रोफाउंड एनाल्जेसिया एंड सिडेशन। अगर पेशेंट को इतनी सीवियर इंजरी है कि उसको सिडेशन भी कॉज करना है और उसको पेन को भी कम करना है, तो इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन देंगे, जहां पे ट्रैंक्विलाइजर जो कि सिडेशन कॉज करेगा और ओपियोइड एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज करेगा। सो फेंटेनिल एंड ड्रोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल क्या है इसमें से? ये अच्छा खासा लेवल का ट्रैंक्विलाइजर है एंड फेंटेनिल इज एन ओपियोइड। सो ये कॉम्बिनेशन जो है दैट इज द perfect combination for this type of effect which is called as neuroleptaналgesia। ठीक है, so the right option for question number 9 is option number D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में, सक्सामिथोनियम। अब सक्सामिथोनियम ये एक ड्रग है, इसका क्या एग्जैक्टली नीचे दिया गया मैकेनिज्म है? ये नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आई ऑपरेशंस में, ये स्टिमुलेट करता है कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया, या फिर इट्स एक्शन इज डायरेक्टली टर्मिनेटेड बाय एक्शन ऑफ प्लाज्मा कोलिनइस्टरेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। सक्सामिथासोन ये डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये डिपोलराइजेशन कॉज करता है। नेक्स्ट, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल आई ऑपरेशंस। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कई ऑपरेशंस में सक्सामिथोनियम आज भी यूज होता है। ओनली फॉर सर्टन कंडीशंस, जहां पे पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होगी, वहीं पे ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। Then it stimulates cardiac muscarinic receptors and autonomic ganglia and its action is directly terminated by the plasma cholinesterase। अब इसमें से भी जो प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स है, इनका एज सच सक्सामिथोनियम के ब्रेक डाउन करने में कोई भी रोल रहता नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इट स्टिमुलेट्स कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स एंड ऑटोनॉमिक ganglia। So सक्सामिथोनियम is basically an excitatory drug and not the inhibitory drug। ठीक है, सो ब्लॉकिंग एजेंट ये डेफिनेटली नहीं है, ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ना ही इसकी एक्शन कोलिनेस्टरेज एंजाइम से टर्मिनेट होती है। सो ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। अब इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे एनेस्थेटिक्स जो हम फ्यूम्स या फिर वेपर्स के फॉर्म में बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनफ्लूरेन इज अ प्रो कन्वल्जेंट, आइसोफ्लूरेन इज इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट्स विद एक्टिव आईएचडी, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ यूजफुल एडजेक्टिव टू वोलाटाइल एनेस्थेटिक्स यूज्ड इन women in the first trimester of the pregnancy, and halothane has a MAC value of 75%, making it less potent than the desflurane। अब इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के लिए सबसे परफेक्ट स्टेटमेंट है? क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पढ़ा है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के बारे में बेटा? चलो आंसर देखते हैं। द परफेक्ट आंसर इज एनफ्लूरेन इज अ प्रो कन्वल्जेंट। अब प्रो कन्वल्जेंट क्या होता है? एनफ्लूरेन एक ऐसा ड्रग है जो कि एक प्रो कन्वल्जेंट करके एक्ट करता है, यानी कि ये इनहेलेशनल एनेस्थेशिया तो इंड्यूस करेगा ही करेगा, बट इसके साइड इफेक्ट में ये आगे जाके कन्वल्जेंट यानी कि सीजर्स भी कॉज कर सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको प्रो कन्वल्जेंट भी बोला जाता है, right? So the correct answer for inhalational anesthetics is enflurane is proconvulsant।
आइसोफ्लूरेन ये आईएचडी के पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये भी एडजेंट करके हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बहुत सीवियर लेवल के टेराटोजेनिक इफेक्ट्स दिखा सकता है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनहेलेशनल एनेस्थेसिया अगर यूज होता था तो उन पेशेंट्स में बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे। ओके, कई साल पहले ये केस सामने आया था। ओके, और हैलोथेन जो है इसकी भी मैक वैल्यू 75% से कम होती है, जिसकी वजह से ये डेस्फ्लूरेन से ज्यादा पोटेंट होता है। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फेनिटोइन? फेनिटोइन हम सबको पता है इट इज अ ड्रग फॉर एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट है? इट इज 20 to 30% बाउंड टू अल्ब्यूमिन, इट इज अ ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट फॉर चॉइस इन एब्सेंट सीजर्स, अंडरगोज द फ्लो लिमिटेड एलिमिनेशन एंड स्टेडी स्टेट मीन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वेरीज डिसप्रपोर्शनेटली विद द डोज। अब इनमें से सही ऑप्शन एग्जैक्टली कौन सा है? अब ड्रग क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है तो बीबीबी क्रॉस करने की वजह से इसकी लिपोफिलिसिटी काफी ज्यादा हाई होती, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये भी काफी हद तक ज्यादा होना चाहिए, वो 20 to 30% जितना कम नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटेड। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट इन एब्सेंट सीजर। फेनिटोइन जो होता है इट ब्लॉक्स द सोडियम आयन चैनल्स। ओके, एब्सेंट सीजर में सोडियम आयन चैनल्स का डायरेक्टली एज सच रोल नहीं रहता है। सो ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड। अंडरगोज फ्लो लिमिटेड एलिमिनेशन, ये भी इसके लिए गलत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। स्टेडी स्टेट मीन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वेरीज डिसप्रपोर्शनेटली विथ द डोज। अब स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? अगर हम लोग ग्राफिकली देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन होगा जब हमने डोज दिया ही नहीं है। जैसे हमने डोज दे दिया तो ये डोज हाई लेवल पे जाएगा, फिर यहाँ पे हमें सी मैक्स यानी कि हाईएस्ट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देखने मिलेगा। जैसे एलिमिनेशन शुरू होगा धीरे धीरे ये लेवल फिर से नीचे आ जाएगा। जब ये एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचेगा उसके बाद में हम लोग फिर से डोज देंगे, फिर से ये सी मैक्स जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर डोज देंगे, फिर सी मैक्स जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। इसका अगर हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे सो दिस विल बी स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ये आइडियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? हमारा जो डोज है उससे। जो भी डोज हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे ना ये लेवल पे, द डोज विच इज एडमिनिस्टर्ड दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी स्टेट प्रोपोर्शन। बट इन केस ऑफ फेनिटाइन इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट विद द डोज, यानी कि स्टेडी स्टेट में डोज के हिसाब से चेंजेस जरूरी नहीं है, कुछ अलग लेवल से भी इसमें स्टेडी स्टेट में हमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। Next, drug of abuse can be extremely dangerous in the wrong hands. Definitely, drug of abuse जो भी drugs abusing cause कर सकते हैं, यानी कि drug का अगर misuse हो सकता है, अगर उसको गलत हाथों में पड़ गया तो ये बहुत ही dangerous हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है? केटामाइन which is structurally related to psilocybin. LSD acts on various 5-HT receptors and produces its mild alerting effects. Marijuana causes mydriasis and conjunctival infections. Cocaine has a long plasma half-life. अब आप देखोगे केटामाइन हो गया, एलएसडी हो गया, मारिजुआना हो गया, कोकेन हो गया, सारे के सारे जो है ये ड्रग ऑफ अब्यूज है, यानी कि ये ड्रग्स शेड्यूल एच के अंडर रेगुलेट होते हैं। इनका थोड़ा सा भी ओवरडोज हो गया तो उसकी वजह से बहुत सीवियर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लोग बहुत इजीली इसके हैबिचुएट हो सकते हैं या फिर इसको एडिक्ट भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा दिया गया एडिक्शन का मैकेनिज्म या फिर जो भी स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है? केटामाइन इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सिलोसाइबिन, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सिलोसाइबिन और केटामाइन के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
LSD 5HT रिसेप्टर पे एक्ट होता है, सो ये स्टेटमेंट एक गलत है। marijuana जो होता है ये मियोसिस कॉज कर सकता है, नॉट मिड्रियोसिस। ओके, ये मियोसिस कॉज करता है, इसकी वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कोकेन जो होता है इसकी हाफ लाइफ मॉडरेट हाफ लाइफ होती है, ना कि लॉन्ग हाफ लाइफ। ओके, तो उसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर LSD acts on various 5HT receptor subtypes to produce its mild alerting effect। तो LSD का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। फ्लूमाजेनिल एक ड्रग है, उसके बारे में नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज क्लियर्ड रीनली, predictably reverses the benzodiazepine induced respiratory depression, antagonizes CNS effects of opioids and can precipitate the seizures in the mixed dose। तो इनमें से मिक्स्ड ओवरडोज, तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? फ्लूमाजेनिल, माय मिस्टेक। फ्लूमाजेनिल ये क्या करता है? ये प्रेसिपिटेट कर सकता है सीजर्स को। अगर इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में दिया और उसके अंदर भी अगर इसका ओवरडोज हो गया तो इसमें डायरेक्टली सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट में। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रिगार्डिंग नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट्स, नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही है? पैनक्यूरोनियम इज एलिमिनेटेड वाया किडनी, रोआक्यूरेनियम इज अ आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव, रोआक्यूरोनियम अंडरगोज Hoffman elimination and vecuronium is eliminated predominantly via kidney। अब इन 3 ड्रग्स यहाँ पे दिए हैं, एक होता है पैनक्यूरोनियम, दूसरा है रोआक्यूरोनियम एंड तीसरा है वेक्यूरोनियम। अब इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है? क्या लगता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। स्केलेटल नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर ए, पैनक्यूरोनियम इज एलिमिनेटेड वाया किडनी। अब ये क्यों है? क्योंकि रोआक्यूरोनियम जो है ये आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव नहीं है, रोआक्यूरोनियम हॉफमन एलिमिनेशन के अंडरगो भी नहीं होता, और वेक्यूरोनियम जो है ये किडनी से एलिमिनेट नहीं होता। ओके, तो उसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सेरोटोनिन एगोनिस्ट? कौन सा ड्रग है जो डायरेक्ट सेरोटोनिन एगोनिस्ट है? फ्लूओक्सेटिन है, एमिट्रिप्टिलिन है, सुमाट्रिप्टान है, या फिर मोक्लोबेमाइड है? कौन सा ड्रग है जो डायरेक्टली सेरोटोनिन एगोनिस्ट करके काम करता है? सेरोटोनिन यानी कि 5HT जिसका एगोनिस्ट कौन सा ड्रग है? यस, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। द परफेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्लूओक्सेटिन जो है ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, एमिट्रिप्टिलिन भी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, और मोक्लोबेमाइड जो है ये मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। सो द सेरोटोनिन डायरेक्ट एगोनिस्ट इज द सुमाट्रिप्टन। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपके इसका मैकेनिज्म डायरेक्टली याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Next, the opioid associated with the seizures when given in high doses to the patient with renal failure क्या है? ओपिएट एसोसिएट यानी कि ओपिएट नीचे दिया गया कौन सा है? विद द सीजर्स when given in high doses to the patients with the renal failure is which of the following? ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फिन, पैथिडीन, मेथाडोन, या फिर फेंटानिल। नीचे दिया गया ओपियोइड एनाल्जेसिक ओपियोइड ड्रग कौन सा है? द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज पैथिडीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रीनल फेलियर के पेशेंट्स में हाई डोज के साथ में यूजुअली जो एसोसिएटेड दिया जाएगा दैट इज द ड्रग ऑफ पैथिडीन। नेक्स्ट, इथेनॉल। अब इथेनॉल नीचे दिया गया कौन सा प्रॉपर्टी पोजेस करता है? इट इज लिपिड सोल्यूबल, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय MEOS सिस्टम एट द ब्लड concentrations below 100 milligrams per DL. It is a vasodilator, and the most frequent neurological abnormality in chronic alcoholism is asymmetrical peripheral nerve injury specific to the hands and feet। कौन सा स्टेटमेंट सही है इथेनॉल के बारे में? लिपिड सोल्यूबल। इथेनॉल क्या है? इट इज अ पोलार सॉल्वेंट, हम लोग बोलते हैं, राइट? पोलार है, ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये लिपिड सोल्यूबल होगा क्या? नहीं, तो उसके वजह से ऑप्शन नंबर ए इज गॉन।
It is metabolized by AMOH system at the blood concentrations below 100 mg/dl. हम सबको पता है कि ये क्या होता है, अल्डिहाइड है. तो अल्डिहाइड मेटाबॉलिज्म का जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट द एमईओएस सिस्टम. सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग. वैसोडाइलेटर है क्या? यस, इट इज अ वैसोडाइलेटर. इथेनॉल एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है. एंड ऑप्शन नंबर डी, इट इज फ्रीक्वेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट neurological abnormality in chronic alcoholism is asymmetrical nerve injury specific to hands and feet. कभी ऐसे सुना है क्या हमने कि इथेनॉल कंजम्पशन के बाद में हैंड्स और फीट के अंदर सेंसेशन चला गया? ये कभी नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. इट इज अ वैसोडाइलेटर. ठीक है, चलो ग्रेट. Which of the following local anesthetic agent is an ester? अब यहाँ पे तो आपको सीधे इनका केमिकल क्लास मालूम होना चाहिए. ब्यूपीवेकेन हो गया, रोपीवेकेन हो गया, प्रोलोकेन हो गया या फिर प्रोकेन हो गया. इनमें से कौन सा है जो ईस्टर है? यस, ईस्टर कौन सा है कंपाउंड? ऑप्शन नंबर डी, प्रोकेन. प्रोकेन इज एन ईस्टर. बाकी ये तीनों ड्रग्स जो है ये ईस्टर नहीं है. दे आर अदर फॉर्म्स, अदर केमिकल फॉर्म्स. नेक्स्ट, रिगार्डिंग द temazepam, all of the following are true except. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना. एक्सेप्ट पूछा है. नीचे दिए गए 4 में से 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है. हमें वो गलत वाला ऑप्शन ढूंढना है. It increases REM sleep. It produces inactive metabolites. It induces enzymes only at a minimal extent. It causes less hangover than the nitrazepam. अब टेमाजेपाम नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है. डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम इनके ऑल्टरनेट में दिया जाने वाला ड्रग है. ओके, तो अल्टरनेट क्यों होता है? क्योंकि इट कॉजेस लेस हैंगओवर. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इसके जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे डेफिनेटली ये इनएक्टिव रहते हैं. इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट. एंड क्योंकि ये एक रिप्लेसमेंट वाला ड्रग है सो इसका एंजाइम इंडक्शन भी मेन ड्रग्स के कंपैरिजन में कम रहेगा. सो इट इज एट अ मिनिमल एक्सटेंट. ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट एंड द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि यहां पे क्या है, लेस हैंगओवर है, तो जो सिडेशन या फिर जो भी हिप्नोसिस क्रिएट होगा वो भी कम होगा, जिसकी वजह से आरईएम स्लीप, रैंडमाइज्ड आईबॉल मूवमेंट स्लीप जो होगी, स्लीप की फर्स्ट स्टेज, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स. तो यहाँ पे एक ही इसमें हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. सो यू कैन कम टू अ कंक्लूजन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. रिगार्डिंग द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लोराजेपाम हैज डॉक्यूमेंटेड एफिकेसी अगेंस्ट द एब्सेंट सीजर्स. Phenytoin is able to stimulate its own metabolism by enzyme induction. Valproate has a large volume of distribution greater than 500 liters per 70 kg, and the most common dose related side effect of carbamazepine is ataxia and diplopia. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लोराजेपाम एब्सेंट सीजर के अगेंस्ट काम नहीं करता. फेनिटोइन अपने आप को एंजाइम इंडक्शन के जरिए मेटाबोलाइज नहीं करता, बल्कि फेनिटोइन एंजाइम इंडक्शन के जरिए इसके साथ अगर कोई ड्रग्स दिए गए हैं तो उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है एज अ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन. ओके, ये सेल्फ इंटरेक्शन नहीं करता. वैल्प्रोएट का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 500 लीटर्स के आसपास इतना ज्यादा नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द परफेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वेयर द मोस्ट कॉमन dose related adverse effect of carbamazepine are ataxia and diplopia. अब ataxia and diplopia क्या होते हैं? Where you get the loss of muscle जो कि बैलेंस मेंटेन करने में काम करता है. राइट, जैसे अगर हमें खड़ा रहना है तो खड़ा रहने के लिए बैलेंस होना जरूरी है. नॉर्मली तो हम लोग रेगुलर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे तो बैलेंस के बारे में हम लोग इतना नहीं सोचते, बट वहां पे भी बैलेंस होना जरूरी है. अगर आपको थोड़ा सा धक्का लग गया या फिर अगर एक साइड पे झुक जाओगे तो आप गिर सकते हो. तो ये जो बैलेंस मेंटेन करने वाले मसल्स होते हैं उसके ऊपर का कंट्रोल लॉस होता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एटैक्सिया एंड डिप्लोपिया. ओके, एंड डिप्लोपिया मतलब क्या होता है? एक ही चीज के दो इमेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. राइट, अगर हम लोग आईज, हमारे जो आई बॉल्स है, अगर उनको सेंटर के पास लेके आएंगे ऐसे, ओके,
और अगर सामने वाली चीज पे फोकस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें दो दिखेगी, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोपिया, दो चीजें दिखती है। ओके, सो कार्बामाजेपिन का ये मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है। अगर डोज बढ़ा देंगे तो ये साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, अगर डोज को कम कर देंगे तो ये साइड इफेक्ट्स भी अपने आप से कम होते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोडाइजेपिन्स। अब बेंजोडाइजेपिन्स क्या क्या कर सकते हैं? इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, दे विल डिप्रेस द सीएनएस टू अ पॉइंट नोन एज स्टेज 3 ऑफ एनेस्थेसिया, they can bind to GABA B receptors and have an extensive cardio-depressant effects in the doses used to cause the hypnosis। कौन सा स्टेटमेंट सही है? Increases the GABA-gated chloride ion channel openings? Yes, it can do. They will depress the CNS to a point called as stage 3 of general anesthesia। ये भी सही है। ये गाबा बी रिसेप्टर्स को अटैच होंगे या फिर दे हैव एक्सटेंसिव कार्डियो डिप्रेसेंट इफेक्ट्स इन द डोसेस टू कॉज द हिप्नोसिस। अब ये ऑप्शन डेफिनेटली हमारा गलत है, क्योंकि अगर हिप्नोसिस के ऑप्शन हिप्नोसिस के डोज में ही ये कार्डियो डिप्रेशन कॉज करेगा तो इतने सीवियर इफेक्ट की वजह से हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो इसमें से सबसे परफेक्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स जो है ये सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं। ओके, और ये डिप्रेशन कितनी लेवल पे कॉज कर सकते हैं? स्टेज 3 ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। अगर थोड़ा सा भी डोज ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन में पेशेंट स्टेज 4 एनेस्थेसिया फॉलोड बाय कोमा फॉलोड बाय डेथ हो सकता है। ओके, तो इसकी पोटेंसी जो है ये इतनी हाई लेवल तक की इसकी पोटेंसी हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसंस डिसीज। अब पार्किंसन डिसीज में यूज होने वाले ड्रग्स है, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके, तो इसमें से हमें सबसे परफेक्ट वाला स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ब्रोमोक्रिप्टिन इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द पार्किंसन डिसीज साइकोटिक पेशेंट्स। 80 to 90% of the single dose of levodopa enters the brain unaltered. Patients taking salicylic to treat the Parkinson disease are limited in what they can eat because they have tyramine reaction phenomena, and amantadine has anti-Parkinson effects and it is administered at a dose of 100 mg BD, यानी कि twice a day। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग है तो चलो एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। 80 to 90% सिंगल डोज ऑफ लिवोडोपा एंटर्स द ब्रेन, परफेक्टली रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हम सबको पता है लिवोडोपा कार्बिडोपा हम लोग कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं? क्योंकि लिवोडोपा अगर सिंगल डोज में देंगे तो उसका ब्रेक डाउन इतने जल्दी हो जाएगा कि ये ब्रेन के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज डेफिनेटली रॉन्ग। Patients taking salicylate to treat Parkinson disease are limited to what they eat, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे टायरामिन रिएक्शन हमें एज सच देखने के लिए नहीं मिलता। अब ऑप्शन नंबर ए या डी, इनमें से कौन सा सही है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि एमेंटेडिन एक परफेक्ट एंटी पार्किंसन ड्रग है और उसका यूजुअल डोज रहता है 100 ग्राम टैबलेट 20 डेली, यानी फिर ट्वाइस अ डे। ओके, सो द परफेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, मजा आ रहा है ना? आप क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग वाले यूज किए इस बार, राइट? स्ट्रेट अवे सीधे सारे क्वेश्चंस हमने इस बार जानबूझ के नहीं लिए हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि एग्जाम में किस प्रकार से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वरना कभी ऐसा ना हो कि हमने तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की तैयारी की थी और एग्जाम में इसके एग्जैक्टली अपोजिट कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? इसीलिए जानबूझ के हमने इस बार बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस चूज किए हैं। A patient complains of the post-operative muscle pain. This is most likely to be due to which of the following? सक्सामिथोनियम हो सकता है, प्रोपोफॉल हो सकता है, आइसोफ्लोरिन हो सकता है, या फिर अटैक्यूरियम हो सकता है। अब ये चारों ही जो है ये एनेस्थेटिक एजेंट्स है। इनमें से कौन सा वाला है जो पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन देता है? यस, एनी राइट करेक्शन? सॉरी, गेसेस? द परफेक्ट ऑप्शन इज सक्सामिथोनियम। ये इसका बहुत ही वेल नोन साइड इफेक्ट है कि पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम। लिथियम का क्या है?
It is right. It has rapid onset of action. It is partially renally excreted. It has no neurological side effects, or it is contraindicated in sick sinus syndrome. अब सिक साइनस सिंड्रोम क्या होता है? दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू साइनस, जो हमारे यहाँ पे साइनस कैविटी होती है, इससे रिलेशन नहीं है. दिस इज इन रिलेशन टू साइनो एट्रियल नोड. सो सिक साइनस सिंड्रोम इज irregular heartbeats ड्यू टू इफेक्ट ऑन SA नोड. ठीक है, तो लिथियम जो है इट इज वेरी वेल नोन टू हैव द वर्सनिंग ऑफ सिक साइनस सिंड्रोम. इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द ओपियोइड रिसेप्टर्स, नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही है? Fentanyl works predominantly at the kappa receptors. Both mu and delta receptors contribute to the respiratory depression. Methadone is used for the heroin withdrawal because it has actions predominantly at the delta receptors. And opioid receptors are coupled to tyrosine kinase mechanism of action. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पेंटानिल कप्पा रिसेप्टर्स से काम नहीं करता, इट एक्ट्स ऑन द बीटा रिसेप्टर्स. मिथाडोन जो होता है ये भी बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है. एंड ओपियोइड रिसेप्टर्स का टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर से एज सच कोई भी संबंध नहीं रहता. Okay, so the perfect answer for this question is option number B, that both mu and delta receptors contribute to the respiratory depression. यानी कि कोई भी ड्रग जो है ये या तो म्यू रिसेप्टर पे या तो डेल्टा रिसेप्टर पे या दोनों ही रिसेप्टर पे अगर जाके एक्ट होगा तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट में हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नोकेन. अब लिग्नोकेन के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? इट पेनिट्रेट्स द एक्सॉन इन इट्स चेंज्ड फॉर्म, is more potent than the bupivacaine, it has higher affinity for activated than the resting sodium channels, and it is a weak acid. अब लिग्नोकेन क्या है? लिग्नोकेन अगेन इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक्स. तो लोकल एनेस्थेटिक के मैकेनिज्म में ये काम कहां पे करेगा? इट इज गोइंग टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स. और सोडियम चैनल्स, कौन से सोडियम चैनल्स ब्लॉक होंगे? जो कि एक्टिव रहेंगे, जिसके जरिए इंपल्सेस जनरेट हो सकते हैं या फिर सेंसेशन जो होता है ये सेंसेशन कैरी फॉरवर्ड होने का काम करता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट हैज हायर एफिनिटी फॉर द एक्टिवेटेड देन द रेस्टिंग सोडियम चैनल्स. क्योंकि रेस्टिंग सोडियम चैनल्स वैसे भी कोई इफेक्ट दिखा ही नहीं रहे. सो लिग्नोकेन क्या करेगा? जो एक्टिव सोडियम चैनल्स है उनको ब्लॉक करने का काम करेगा, जिसकी वजह से ये अपना लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट अच्छे से दिखा सकता है. ठीक है, सो लिग्नोकेन इज option number C, has higher affinity for activated than the resting sodium channels. Next question regarding the adverse effects of the propofol. Propofol, again a anesthetic. Post-operative vomiting is common, hypertension is complication, severe acidosis can occur with the use in pediatric respiratory infections, and it is a positively inotropic drug. क्या लगता है propofol का साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है इन चारों में से? Any guesses? Yes, the option is option number C, जहां पे पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के पेशेंट्स में अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो उसकी वजह से सीवियर एसिडोसिस होते हुए हमें दिख सकता है. सो इसलिए पीडियाट्रिक पेशेंट्स में प्रोपोफॉल या तो बहुत ही प्रिकॉशसली यूज करना चाहिए या तो इसको कंप्लीटली अवॉइड करके इसके ऑल्टरनेटिव ड्रग्स हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग द इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, दे रिड्यूस द MAP in direct proportion to their alveolar concentration. Nitric oxide has the relatively low MAC. Halogenated agents have the lower brain blood partition coefficient, and nitrous oxide causes a decrease in the tidal volume and increase in the respiratory rate. कौन सा स्टेटमेंट जो है ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के रिगार्डिंग में सही है? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D क्या है? Any guesses? Yes, the correct answer is option number A. It reduces the MAP in direct proportional to the alveolar concentration. क्यों? क्योंकि यार ये
इनहेल्ड है तो इनका डायरेक्ट रिलेशन अल्वियोलाई से ही रहेगा। बाकी के ऑप्शंस देखो ही मत, कंफ्यूजन ऐसे ही बढ़ जाएगा, राइट। लिंक ऑफ लॉजिक, जो मैं हमेशा से आपको बताता हूं, चीजों को कनेक्ट करो। लो इनहेल्ड है तो अल्वियोलाई में इसका डेफिनेटली रोल होगा, और अगर अल्वियोलाई में इसका कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो उस बेसिस पे वो डायरेक्टली एमएपी को रिड्यूस भी कर सकता है। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Coming to the last question of today's discussion, local anesthetic agents are primarily potassium channel blockers, prevents the repolarization of the membrane, can be used with vasodilator for longer action, and activity is enhanced by the extracellular potassium concentration. क्या है local anesthetic का mechanism? बहुत ही simple है अभी। Yes, it is option number D. Activity is enhanced by the high extracellular पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये वो स्टेज रहेगा जो प्लेट्यू फेज देगा, जहां पे हमें लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट अच्छे से देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ टुडेज 30 एमसीक्यूज। तो आप सब ने एमसीक्यूज बहुत ही एंजॉय किए होंगे। आई नो कि आप थोड़े से आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये क्या लेवल के क्वेश्चंस हमने देखे, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस हमने बहुत ही सिंपल सिंपल देखे थे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऐसे घुमा फिरा के वाले क्वेश्चंस नहीं थे। बट बेटा ये गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो इसमें आपको जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, राइट। इसीलिए हमने आज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बेसिस पे आज की हमारी तैयारी की है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में डील करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और उसको समझो कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। ओके, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद में सारे के सारे ऑप्शंस एक बार ठीक से देखो। अगर ऑप्शन सीधे सीधे है तो गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते आप सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। अगर ये फिर भी नहीं हो रहा है तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस के बीच में लिंक ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आपको आंसर आता नहीं भी हो तो भी लिंक के जरिए आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, या फिर अभी ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का एग्जांपल था, राइट। तो वहां पे क्या था कि अल्वियोलाई, ये सीधा देख के भी आप पता कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका नॉलेज क्लियर हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर छोटा पॉइंट है ऐसा सोच के आपने उसको उतने अच्छे से पढ़ा ना भी हो, अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, राइट। तो इसकी वजह से ये सारे जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रिक्स को अप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स के बारे में पढ़ो, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके ड्रग इंटरेक्शंस, इन सब के बारे में पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ये इन्हीं बेसिस पे आते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि इसके स्टेटमेंट में क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वहां पे ड्रग इंटरेक्शन भी पूछा है, वहां पे ड्रग का साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट। सो बेटा एक बार अच्छे से इसको सब रिवाइज कर लेना, जितना हो सके उतने एमसीक्यूज और ज्यादा सॉल्व करते रहो। हमने तो यहाँ पे काफी सारे एमसीक्यूज किए हैं, जिसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस के डिस्कशन के साथ साथ और भी ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ में, नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। Stay tuned with PW Pharma for more such content. Wish you all the very best for your exam preparation. Chalo, bye bye. All the best, beta.